नमस्कार। आज मैं आपको प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत के योगदान के बारे में संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। चिकित्सा विज्ञान को भारतीय परंपरा में आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद को इस लोक को सर्वाधिक सुखमय बनाने की विधा माना गया है। आयुर्वेद की महती उपयोगिता के कारण ही ऋषियों ने इसे पंचम वेद की उपाधि से विभूषित किया। अथर्ववेद को चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। इसे आंगिरस या विशग वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में अपामार्ग, पिप्पली, अरुंधति, रोहिणी, लाक्षा आदि अनेक वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है, जिनका उपयोग मनुष्य विभिन्न व्याधियों एवं कष्टों के निवारणार्थ करता था। चरक एवं सुश्रुत की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार आयुर्वेद के प्रथम वक्ता ब्रह्मा थे। उन्होंने प्रजा की सृष्टि से पूर्व ही हेतु, कारण, लिंग, लक्षण एवं औषध ज्ञान इस त्रिसूत्रात्मक आयुर्वेद की रचना कर 1000 अध्यायों एवं 1,00,000 श्लोकों में की थी। ब्रह्मा के प्रथम शिष्य प्रजापति थे। प्रजापति से अश्विन और अश्विन से इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। विभिन्न रोगों पर नियंत्रण तथा दीर्घजीवी होने के लिए हिमालय के एक स्थान पर अनेक महर्षियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें आंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, पुनर्वसु, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, आशुलायन, पारेक्षी, भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्र, अस्मरथ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजीत, गार्ग, सांडिल्य, कौंडिन्य, वाक्षी, देवल, गालव, सांकृत, वैजवापी, कुशिक, वादरायण, वडिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, काकायन, काक्षेय, धौम्य, काश्यप, शर्कराक्ष, रण्याक्ष, लोकाक्ष, शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय तथा वैखानस संप्रदाय एवं बालाखिल संप्रदाय के अनेक संतों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से भरद्वाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इंद्र के पास भेजा गया। इंद्र ने संक्षेप में भरद्वाज को आयुर्वेद का उपदेश दिया तथा हेतु, लिंग एवं औषध इस त्रिसूत्र का ज्ञान कराया। यदि ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र एवं अश्विनी कुमारों को अमर्त्य समझा जाए तो भरद्वाज ही प्रथम मर्त्य मानव थे जिन्होंने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र ने आयुर्वेद को दो परंपराओं में विभक्त किया, काय चिकित्सा प्रधान और शल्य चिकित्सा प्रधान आयुर्वेद। काय चिकित्सा प्रधान आयुर्वेद का अध्ययन भरद्वाज ऋषि को करवाया। भरद्वाज ने पांचाल देश की राजधानी काम्पिल में निवास करने वाले आत्रेय पुनर्वसु और आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाण नाम के 6 शिष्यों को इस शास्त्र का अध्ययन कराया। आत्रेय पुनर्वसु के समस्त शिष्यों में अग्निवेश विशेष प्रतिभाशाली थे और उन्हें ही आयुर्वेद तंत्र का प्रथम कर्ता अर्थात प्रथम संकलनकर्ता माना गया। अन्य शिष्यों ने भी अपने अपने संकलन तैयार किए और उन्हें एक ऋषि परिषद में प्रस्तुत किया, जिसके सभापति आत्रेय थे। इस परिषद के विभिन्न संकलनों को चरक द्वारा पुनः संशोधित एवं संपादित किया गया, जिसे आज चरक संहिता के रूप में जाना जाता है। चरक संहिता का उल्लेख प्राचीन अरब देश के लेखकों ने भी किया। अलवर्णी ने लिखा है कि हिंदुओं की एक पुस्तक है जो लेखक के नाम पर चरक प्रसिद्ध है और औषध विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। तिब्बत एवं चीनी भाषाओं के आयुर्वेद साहित्य पर भी इस ग्रंथ का प्रभाव माना जाता है। आयुर्वेद की द्वितीय परंपरा शल्य प्रधान आयुर्वेद था। शल्य प्रधान आयुर्वेद का प्रथम पाठ इंद्र ने धन्वंतरि को पढ़ाया। पुराणों में धन्वंतरि को भरद्वाज का शिष्य बताया गया है। ये काशी के राजा थे तथा वास्तविक नाम दिवोदास था। इन्होंने सुश्रुत, औपधेनव, औरभ, करवीर, पौष्कलावत आदि शिष्यों को इसका उपदेश दिया। काय चिकित्सा की परंपरा में जो कार्य चरक संहिता ने किया, वही कार्य शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत ने किया। सुश्रुत ने आयुर्वेदाचार्यों के बारे में कहा है कि उन्हें न केवल शास्त्रज्ञ होना चाहिए बल्कि उन्हें कार्यकुशल भी होना चाहिए। इन दोनों में जो केवल एक को ही जानते हैं वो एक पंख वाले पक्षी के समान है, उन्हें केवल आधा ज्ञान है। उपलब्धियाँ। चरक के समान सुश्रुत की कीर्ति भी देश की सीमाओं के बाहर फैली। उनकी कृति सुश्रुत शल्य तंत्र का
8वीं शताब्दी से पूर्व ही किताब शाह शून आतिंदी या किताब ए सुश्रुत नाम से अरबी में अनुवाद किया गया। सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक माना जाता है। 1792 में टीपू सुल्तान तथा मराठों के मध्य हुए युद्ध में कतिपय सैनिकों एवं गाड़ीवानों के हाथ एवं नाक कटने पर पूना के एक कुम्हार द्वारा जो बर्तन बनाने के साथ साथ कटे मानव अंगों को रोगी के शरीर से चमड़ी निकालकर उन्हें जोड़ने में सिद्धस्थ द्वारा नई नाक लगाने का उल्लेख मिलता है। 1793 में नई नाक बना देने की शल्य क्रिया को दो अंग्रेज चिकित्सकों डॉक्टर थॉमस क्रूसे तथा डॉक्टर जेम्स फिनले ने भी देखा था तथा इसकी रिपोर्ट मद्रास गजट में तथा 1794 में लंदन से प्रकाशित जेंटलमैन पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी। कटे अंगों को जोड़ने अथवा भग्न अंगों को मरम्मत करने पूर्ववत बना देने की चिकित्सीय कला हमारे पूर्वजों को विदित थी। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक कुम्हार द्वारा मराठा गाड़ीवान को जिस विधि से नई नाक लगाई गई वह संपूर्ण प्रक्रिया सुश्रुत संहिता में दी हुई है। सुश्रुत संहिता का उस कुम्हार द्वारा अध्ययन किया गया था या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, किंतु निश्चित रूप से परंपरा के रूप में यह कला उसके परिवार में चलती आ रही होगी। आचार्य सुश्रुत ने शल्य क्रिया से पूर्व विभिन्न उपकरणों तथा वातावरण की शुद्धता को आवश्यक बताया। शल्य क्रिया से पूर्व रोगी को संज्ञा शून्य, जिसे एनेस्थीसिया कहते हैं, करने के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य की आंतों में कर्कट रोग, जो कैंसर के नाम से जाता है, के कारण उत्पन्न हानिकारक रोगाणुओं को शल्य क्रिया से हटाने, शल्य क्रिया द्वारा शिशु जन्म, सिजेरियन जिसे आजकल कहते हैं, न्यूरो सर्जरी अर्थात रोग मुक्ति के लिए नाड़ियों पर शल्य क्रिया तथा आधुनिक काल में सर्वाधिक पेचीदी क्रिया प्लास्टिक सर्जरी का सविस्तार वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। शल्य क्रिया द्वारा कटे अंगों को जोड़ने की क्रिया हमारे यहाँ आरंभ से ही प्रचलित थी। पूर्णतः तथा अंशतः कटे अंगों को जोड़ने का प्रथम उदाहरण दक्ष प्रजापति के कटे सिर को जोड़े जाने का मिलता है। यह ऑपरेशन अश्विनी कुमारों द्वारा किया गया था। अश्विनी कुमारों के द्वारा ही विषपला की कटी जंघा के स्थान पर लोहे की जंघा लगा देने का उल्लेख मिलता है। गणेश जी का मस्तक क्षत हो जाने पर शल्य क्रिया द्वारा हाथी का मस्तक जोड़ने, ऋग्वेद में वृद्ध चवन के पुनः युवा होने, श्वास को अश्वांगों से पुनर्जीवित करने, अंधे कर्ण को नेत्र प्रदान करने आदि जैसे अनेक उदाहरण तत्कालीन युग में चिकित्सा विज्ञान के अत्युत्पन्न स्वरूप को व्यक्त करते हैं। यही नहीं, कुष्ठ निवारण, कृमिनाश, हृदय रोग, क्षय रोग आदि के निवारण की प्रक्रिया भी वैदिक वाङ्मय में वर्णित है। उत्तर वैदिक काल में नवीन चिकित्सा प्रणाली आविष्कृत कर ली गई थी। चिकित्सा शास्त्र के अनेक अंगों का विकास इस युग में हुआ। निदान प्रक्रिया परिमार्जित हो चली थी। धातुओं एवं रसों के प्रयोग के साथ साथ नवीन युगों का भी समावेश चिकित्सा पद्धति में इस युग में हुआ। रामायण काल में उन्नत चिकित्सा पद्धति के दर्शन होते हैं। लंका का राज्यवैद्य सुषेण मृत लक्ष्मण को भी जीवनदान देने में सफल रहा। इसी तरह महाभारत में सरशैया पर पड़े हुए भीष्म की चिकित्सा के लिए दुर्योधन द्वारा प्रसिद्ध शल्य चिकित्सकों को बुलाए जाने का उल्लेख मिलता है। बुद्ध युग में चिकित्सा विज्ञान अति उन्नत अवस्था में था। उन दिनों तक्षशिला विश्वविद्यालय आयुर्वेद शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। आयुर्वेद में निष्णात बनने के लिए दूर दूर से छात्र यहाँ आते थे। भगवान बुद्ध के समकालीन वैद्य जीवक ने शिक्षा तक्षशिला में ही प्राप्त की थी। राजगिरे के जीवक की चिकित्सा संबंधी अद्भुत सफलताओं का वर्णन बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। जीवक द्वारा सिर की पीड़ा दूर करने के लिए रोगी के सिर पर शल्य कर्म करके कृमियों को बाहर निकालने तथा उदर की शल्य क्रिया करके आंतों को पुनः यथास्थिति में लाने का उल्लेख मिलता है। चिकित्सा विज्ञान की अन्य विधाएं भी हमारे यहाँ अत्यंत प्राचीन काल से ही अस्तित्व में आ चुकी थीं। पशु चिकित्सा एवं वृक्ष चिकित्सा पर हमारे यहाँ हुए असाधारण कार्यों की जानकारी विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त होती है। हाथी, घोड़ा एवं गाय भारतीय जीवन के प्रमुख पशु थे, अतः इनकी चिकित्सा के लिए विभिन्न ग्रंथों का निर्माण हुआ। शालिहोत्र जिन्हें पशु चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, ने हय आयुर्वेद या तुरंगम आयुर्वेद शालिहोत्र संहिता की रचना की। पालकाप्य ने गजायुर्वेद तथा बृहस्पति ने गौवैद्य शास्त्र की रचना की। महर्षि पराशर, जिन्हें भारत का प्रथम ज्ञात वनस्पति वैज्ञानिक माना जाता है, ने वृक्ष आयुर्वेद की रचना की।
पराशर ऋषि ने आधुनिक काल के वैज्ञानिकों से कई शताब्दियों पूर्व यह बता दिया था कि पौधे के पत्ते सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पराशर ने ही यह प्रतिपादित किया कि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर वायुमंडल प्राणवायु छोड़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा के लिए चिकित्सालयों का भी प्रबंध किया जाता था। विश्व के इतिहास में चिकित्सालयों की स्थापना का प्रथम श्रेय संभवतः भारत को ही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में साधारण वार्ड व्याधि संस्था जिसे कहते हैं, प्रसूति गृह अर्थात गर्भ संस्था और आपातकालीन कक्ष प्रत्याख्यात संस्था का उल्लेख किया है। अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख में मानव एवं पशु चिकित्सा के लिए विभिन्न औषधियों की व्यवस्था का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न विषयों की जांच और शरीर पर उनके प्रभाव का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अशुमृतक बोलते हैं कुछ काल पूर्व मृत व्यक्ति की परीक्षा अर्थात पोस्टमार्टम का भी वर्णन किया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में आयुर्वेद के रूप में चिकित्सा विज्ञान अपनी शाखाओं प्रशाखाओं के साथ पूर्ण समृद्ध एवं समर्थ था तथा चिकित्सा विज्ञान की अनेक उपलब्धियां जिन्हें पाश्चात्य जगत अपनी समझता है प्राचीन भारत में आयुर्वेद के रूप में प्राप्त कर चुका था। धन्यवाद।